संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन था? संविधान रियल में किसने बनाया था? संविधान में सबसे बड़ा योगदान किसका था? यह बवाल मुफ्त में सोशल मीडिया पे चलता रहता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कद जिसका बड़ा है, घटाने से किसी का कद घट नहीं सकता। सीधी सी बात है। जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम, उनके कर्म, उनके काम इतने महान हैं कि आज कम करने से छोटा नहीं हो जाएगा। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो पूरा देखे बिना ही कमेंट लोग करने लगे थे, तो मैं सोचा कि क्लियर ही कर दूं कि संविधान में रियल योगदान किसका था, किसका कद कितना बड़ा था, या फिर अगर एक लाइन में कहा जाए तो संविधान का मुख्य शिल्पकार कौन था। सोशल मीडिया पे जो बवाल चलता है इन तीन लोगों को लेकर के चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि संविधान को किसने लिखा था। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों ने बड़े अपने जज्बात ही जाहिर कर दिए, कुछ भी लिख करके। इसी यूट्यूब पर एक मेरे चाहने वाले हैं, चाहने वाले कह दें या फिर उन्हें मैं अपना गार्जियन स्वरूप मानूं, रवि कांत राव साहब। हर वक्त वो मुझे दिशा निर्देश देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। जब भी लगा कि मैं थोड़ा सा कहीं भटक रहा हूं तो वो बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। रिश्ते ऐसे भी होते हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं, मैंने देखा भी नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन उनका प्यार जब मिलता है तो एक ताकत सी मिलती है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, उनका कमेंट पढ़िएगा जाकर के, मतलब दिल खुश हो गया था। कहीं एक शब्द को लेकर उन्होंने मुझे बताया था कि आप ऐसे नहीं ऐसे कह दें, अच्छा लगता है। आज भी आप पूरा वीडियो देखिएगा, फिर बताइएगा कि संविधान का असली शिल्पकार कौन था। आइए, तो ये तीन लोगों के नाम मैंने बता दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब संविधान सभा का गठन हुआ, हम शुरुआत से शुरू करते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये पूरे की पूरी जो है हिस्ट्री, देखिए हिस्ट्री तो सब लोग जानते हैं, जो जानने की कोशिश ही नहीं करे तो बात अलग की है। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सुझाया गया था प्रस्ताव, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, प्रांतीय स्तर पर चुनाव किए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 यानी कि 389। अब 389 सदस्यों में 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होने थे, 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से होने थे। उसमें भी 296 से 292 का चुनाव होना था और 4 जो है प्रेसिडेंसी से आने वाले थे, यानी कुल मिलाकर 296। अब इसके अलावा 93 सदस्य जो थे वो देशीय रियासतों से थे, यानी कुल मिलाकर ये होगा। संविधान सभा के लिए सीटों का जो आवंटन हुआ था जनसंख्या का आधार पर हुआ, तो वो भी किस आधार पर? तो याद रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक से निर्धारित हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। इस आधार पे अगर मोटा मोटी किस पार्टी ने कितने सीट निकाली, तो कांग्रेस ने 208 सीट निकाली थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीट निकाली थी। इस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपनी पार्टी से चुनाव जीते थे, जो कि हार गए थे बंबई से। अभी आगे पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। खैर आइए, तो इस संविधान सभा के सदस्य चुन करके आते हैं असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में उनकी बैठक होती है। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए। 6 दिसंबर 1946 को, मैंने बताया ना 6 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय लाइब्रेरी कक्ष में जो है इनकी पहली बैठक होती है। संविधान सभा का गठन होता है। औपचारिक रूप से जो गठन पूछा जाता है, देखिए बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है मैं वही बात करूंगा जो सीधे एग्जाम में आता हो। मैं जबरदस्ती कोई बात नहीं करूंगा कि नहीं मैं इनको मानता हूं तो इनकी बात करूंगा, इनको मानता हूं तो इनकी बात करूंगा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आप फैसला कीजिएगा मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद से कि किसका कद कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। 6 दिसंबर
1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा, मैंने बताया ना, सेंट्रल हॉल में पहली बैठक होती है। और पहली बैठक जब उसमें आयोजित की गई तो संविधान सभा को सबसे पहले किसने संबोधित किया? ये बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में और ये जानना जरूरी है। तो संविधान सभा की जो बैठक हुई तो पहले व्यक्ति जो संविधान सभा को संबोधित किए वो कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी थे। एक बात, उसी दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसी दिन उपाध्यक्ष भी चुना गया था अस्थायी तौर पर। किसे? फ्रैंक एंथोनी को। यानी कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मजाक में हम लोग पढ़ाते हैं कि भाई बवाल शांत करना था तो ये कहा कि भाई जो सबसे बुजुर्ग सदस्य है उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। भाई सब लोग आए ना कि हम भी अध्यक्ष बनेंगे, हम भी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ये किसको बनाया जाए? तो ये होगा कि जो सबसे बुजुर्ग है उसको बना दिया जाए। खैर ये तो मजाक की बात है। खैर इनको बना दिया गया, हालांकि बात सही थी, सबसे सीनियर थे। लेकिन 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को पुनः बैठक होती है। और पुनः बैठक होती है तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ये 3 पद बनते हैं। अब इसमें एक बात याद करते चलिएगा कि बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्हें सलाहकार के तौर पर मनोनीत किया गया था। अब कैसे मनोनीत किया गया था, क्यों मनोनीत किया गया था, इनकी योग्यता क्या है, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया। अब थोड़ी सी एक और बात जान लीजिए। जब ये चुनाव चल रहा था, अभी देखा ना कि ये चुनाव कैसे हुआ था, ये मैंने बताया अभी चुनाव को। जुलाई अगस्त में चुनाव संपन्न हुआ था। तो जब चुनाव चल रहा था तो अलग अलग पार्टी चुनाव में शामिल हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर की भी अपनी पार्टी थी, वो भी बंबई से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। फिर मुस्लिम लीग, या यूं कहा जाए कि मुसलमानों के समर्थन से बंगाल से वो चुन करके आए थे संविधान सभा में वो चुनाव जीत करके आए थे, लेकिन बंबई से पहले हार गए थे तो वो बंगाल से चुन करके आए थे। एक बात तो समझ में आ गई। अब ये जब बैठक हो गई, सब कुछ हो गया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पेश करते हैं संविधान सभा के समक्ष। भाई संविधान हम बनाने जा रहे हैं ना, तो संविधान कैसा बनना चाहिए तो पता तो हो कि भाई हम किताब लिखने जा रहे हैं, तो भाई किस पर किताब लिखना है हमको? भाई ऐसे किताब लिखे हवा में तो किताब लिखेंगे नहीं, तो किस पर किताब लिखना है, टॉपिक क्या होना चाहिए, मैटर क्या होना चाहिए, ये पहले से पता तो हो। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश करते हैं। अब वह प्रस्ताव जो पेश किया गया वो बनाया किसने था? वो बी.एन. राव ने बनाया था। तब तक याद रखिएगा, तब तक जो है भीमराव अंबेडकर की भूमिका अब तक सामने नहीं आई है। अब जब प्रस्ताव पेश हो गया तो ऐसा तो है नहीं भाई कि प्रस्ताव पेश कर दे सब लोग मान जाएंगे ना हाँ ऐसे ही संविधान बनना चाहिए, नहीं। अब उस पर बाकायदा उस पर बहस होगी, अब उस पर चर्चे होंगे। अब जब चर्चे होंगे, अब भीमराव अंबेडकर इसमें अपनी स्पीच देते हैं, एक एक पॉइंट पर अपनी बात रखते हैं। अब सोच के देखिएगा, 389 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्पीच, दलील, एक एक पॉइंट पर उनकी समझ, बातों को रखने का सलीका और तरीका इतना जबरदस्त था कि मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि किसी के पास जवाब नहीं था। किसी के पास उनकी एक एक बात, एक एक लाइन का किसी के पास जवाब नहीं था। अब जो रियल भीमराव अंबेडकर थे, जो रियल मतलब अब तक जो लोग नहीं जानते थे या जो दूर से जानते थे या जो विरोधी के तौर पे जानते थे, इतिहास में इतना भी आप लोग जानते होंगे कि उनके विरोधी भी बहुत रहे राजनीति में, तो अब तक वो लोग विरोधी की नजर से जो लोग देखते थे वो भी उनके
कायल हो चुके थे उस दलील पर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब थोड़ा सा बी एन राव और भीमराव अंबेडकर को थोड़ा सा जान लीजिए, फिर मैं अभी आपको आगे बता रहा हूं। सबसे पहले बी एन राव को जान लेते हैं। बी एन राव कौन थे? मैंने बताया था बी एन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बी एन राव को सलाहकार के तौर पे मनोनीत किया गया था। ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये हर मुसीबत पे, हर मोड़ पे ये सलाह देने का कार्य करते थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रारूप समिति जो आगे चलकर के भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति बनती है, उसकी भी सलाहकार थे। और उस आज के डेट में हम दोनों में एक बॉर्डर लाइन तय कर देते हैं, एक सीमा खींच देते हैं, दोनों में एक भेद की लाइन खींच देते हैं। लेकिन उस वक्त भीमराव अंबेडकर जितनी तारीफ बी एन राव की करते हैं, बी एन राव उतनी ही तारीफ भीमराव अंबेडकर की करते हैं। अभी आगे आपको पूरी बात समझ में आएगी। जरा बी एन राव के बारे में जान लीजिएगा। बी एन राव का जन्म हुआ था 26 फरवरी 1887 को। कहां पर? मैसूर में। ये मैसूर में इनका जन्म हुआ था। मैसूर जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था, वो कहां हुआ था? 30 नवंबर 1953 ईस्वी को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इनकी मृत्यु हुई। आगे थोड़ा सा देख लीजिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि करने के बाद से राव ने 1910 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया, यानी कि आईएएस बन गए। आगे अग्रणी भारतीय न्यायविदों में से एक थे। 1947 में ये बर्मा के लिए और फाइनली 1949 में ये भारत के संविधान के मसौदा तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के ये प्रतिनिधि भी रहे। कब से? 1950 से 1952 तक। ये परिषद के अध्यक्ष भी थे जब परिषद दक्षिण कोरिया में सशस्त्र सहायता की सिफारिश की थी। कोरिया युद्ध के दौरान युद्ध विवरण आयोगों के सदस्य भी रहे हैं। इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी मिली है 1938 ईस्वी में। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं 1939 से 1944 के बीच में। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं 1944-1945 के बीच में। 1949 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि भी बने। 1952 में अपनी मृत्यु तक वे हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अस्थायी न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ये इनकी योग्यता है। अब इनका विरोध करके इनके कद को कम नहीं किया जा सकता। न्याय के मामले में, कानून के मामले में इनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि इसीलिए इन्हें सलाहकार रखा गया था। सलाहकार, काम हम करेंगे, बात सही है, लेकिन एक सलाहकार है तो हमारा कद अलग है और सलाहकार का कद अलग है। दोनों के कद की तुलना भी नहीं किया जा सकता है। दोनों के कद की आप तुलना करते हैं तो फिर आप खुद ही उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। अगर भीमराव अंबेडकर की तुलना बी एन राव से या बी एन राव की तुलना भीमराव अंबेडकर से करते हैं तो आप बुरा मत मानिएगा, आप इन दोनों के साथ न्याय नहीं करते हैं। अगर आप इसमें से किसी को भी मानते होंगे, इनके फॉलो करते होंगे कुछ भी, तो आपको लग रहा है कि हम इनको बहुत मानते हैं, लेकिन ना, आप न्याय नहीं करते हैं। अब आइए थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना जाए। भीमराव अंबेडकर, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लिया जाए। भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहब इनका एक उपनाम है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू यानी कि मध्य प्रांत, आज कहते हैं जो मध्य प्रदेश है, तो महू में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में इनका निधन हो गया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज्ञ कहा जाए, विधिवेत्ता कहा जाए, अर्थशास्त्री कहा जाए, राजनीतिज्ञ कहा जाए, लेखक कहा जाए, समाज सुधारक कहा जाए, कह लीजिए जितना कहना हो, इनके लिए सारे नाम कम पड़ जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करी जाए तो मुंबई विश्वविद्यालय से सबसे पहले इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय से में पीएचडी LLD किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने MSc, DSc और PhD किया है। ग्रेज इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ किया है। अगर कुल मिला के बात यह कहा जाए तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से इन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि PhD की। बहुत से लोग ये जानते हैं कि ये कानून के ज्ञाता थे। भाई कानून के ज्ञाता तो थे ही, अर्थशास्त्र में इन्होंने PhD किया था। इनकी थीसिस के आधार पर RBI का
जो आरबीआई की स्थापना एक तरीके से कह सकते हैं हो गई थी। अब इन्हें आप विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानवविज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक कहते रहिए कि सब कुछ इन्हें कहा जा सकता है। अब आप बताइए दोनों के कद की तुलना क्यों करेंगे आप? अब आते हैं थोड़ा सा कि जो बात शुरुआत हुई थी जहां से कि किसका कद कितना बड़ा, संविधान ने योगदान किया है। तो मैं शुरू किया था वहां से कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश होता है, जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव पेश करते हैं, फिर उस पर बहस होती है और बहस में भीमराव अंबेडकर की जो दलील थी उसका हर कोई कायल हो चुका था। 22 जनवरी 1947 को वह उद्देश्य प्रस्ताव पास कर लिया गया, यानी कि फाइनली यह समझ में आ गया कि हां इस टॉपिक पर, इस बिंदु पर संविधान बनना है। अब तक भीमराव अंबेडकर की जो रियल पहचान थी, उनकी योग्यता और क्षमता वाली पहचान थी, वो संविधान सभा के सामने स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन आपको पता है कि इधर मुस्लिम लीग लगातार प्रेशर बनाए हुए था कि नहीं भाई हमें अलग देश चाहिए तो चाहिए। फाइनली मान भी लिया गया और अलग देश की सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब जब अलग देश की सुगबुगाहट शुरू हो गई, मुस्लिम लीग अलग हो गया इस संविधान सभा से। संविधान सभा में जो गठन हुआ था 389 सदस्यों से मुस्लिम लीग भी था, भी मैंने बताया था, लेकिन वो लोग चले गए। और जब वो लोग चले गए यानी कि अलग देश उनका अपना काम शुरू हो गया, तो फिर हमारे यहां यानी कि हिंदुस्तान में अब रियल में जितने लोग बचे वो बचे 299 लोग। अब थोड़ा सा इसमें अब एक पॉइंट है, भीमराव अंबेडकर का जहां से चुनाव हुआ था बंगाल, अब वो पाकिस्तान में चला गया, अब वो सीटें ही पाकिस्तान में चली गई। अब भीमराव अंबेडकर का चुनाव ही निरस्त हो गया। अब निरस्त हो गया। अब याद रखिएगा कि बंबई से जब वो चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस का ही सदस्य जीता था, यानी कांग्रेस के खिलाफ ही वो हारे थे या उनके खिलाफ कहते कांग्रेस जीता था। वहां तक वो विरोधी वाले थे। लेकिन ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पे जब चर्चे हुए थे, मैंने कहा ना कि जब दलील पेश की गई थी, अब भीमराव अंबेडकर के कद का अंदाजा लगाया जा सकता था। अब यहां संविधान सभा के बड़े से बड़े जो भी कद वाला था, जवाहरलाल नेहरू के लिए, बीएन राव जो सलाहकार समिति के थे वो थे, सरदार पटेल के लिए, राजेंद्र प्रसाद, सब लोगों ने कहा कि अंबेडकर का होना बहुत ही जरूरी है, कहीं से उनको लेकर के आया जाए तो आया जाए। अब कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे एम जयकर, मुंबई की। अब कांग्रेस के थे वो, याद रखिएगा, उन्हें अपने पद से त्याग पत्र दिलवाया गया और भीमराव अंबेडकर को पुनः उस सीट से संविधान सभा में लाया गया। यह भीमराव अंबेडकर का कद था। अब भीमराव अंबेडकर को लाया, सलाहकार थे बीएन राव। बीएन राव ने ही सलाह दिया था कि भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान इंसान प्रारूप समिति में कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रारूप समिति जो बनेगी, इस जो ये छोटा सा प्रारूप है, इसको जो मूर्त आकार देना है, मूर्त रूप देना है, ये उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मेरी समझ से, अगर आप लोगों ने मुझे सलाहकार के तौर पर रखा है तो मुझे जो समझ में आता है तो मैं बात कह रहा हूं कि उनके अलावा शायद कोई ना कर पाए। ऐसा नहीं है कि दुनिया किसी के बिना चलती नहीं है, लेकिन ये बीएन राव का अपना स्पष्ट मत था। भीमराव अंबेडकर आते हैं। अब प्रारूप समिति और प्रारूप में एक अंतर समझ लीजिए। बीएन राव ने प्रारूप तैयार किया था, नो डाउट, लेकिन बात वही हुई कि एक आपको पत्थर पकड़ा दिया जाए, इस पत्थर को मूर्त बनाना है। अब उस पत्थर पे छेनी हथौड़ी की मार से आपके अंदर जितनी ताकत है, आपके अंदर जितनी योग्यता है, उस पत्थर को उतना ही खूबसूरत तरीके से आप मूर्त बना देंगे। एक मिट्टी का लोथड़ा पकड़ा दिया जाए और कुम्हार से कह दिया जाए कि इसको खूबसूरत आकार का एक घड़ा तैयार करो, तो मिट्टी का लोथड़ा कोई और दे रहा है, पत्थर कोई और दे रहा है, लेकिन उसको मूर्त बनाने में, उसको खूब ही मतलब शानदार तरीके से घड़ा बनाने का जो काम कर रहा है वो शिल्पकार है।
तो भीमराव अंबेडकर नो डाउट वो शिल्पकार थे। बीएन राव ने प्रारूप तैयार किया था। बीएन राव के कद को इनकार नहीं किया जा सकता। तो बीएन राव जो एक प्रारूप बनाए थे, अब उस प्रारूप को मूर्त रूप देने के लिए, असली जामा पहनाने के लिए, एक शानदार सी शक्ल देने के लिए, फिर वही बात अभी मैंने कहा ना कि एक पत्थर यहां से पकड़ाया गया और भीमराव अंबेडकर से यह कहा गया कि आपके साथ 6 लोगों की एक टीम होगी और आप इस पत्थर को गढ़ गढ़ के, छीनी, हथौड़ी, चाहे जैसे भी जितनी खूबसूरत मूर्ति बना सकें वो आप बनाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो भीमराव अंबेडकर ने उसे बेहतरीन से बेहतरीन, उनके पास जितनी अभियोग्यता थी, भीमराव अंबेडकर ने अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने उसे खूबसूरत आकार दिया। तो दोनों का फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। बीएन राव ने एक प्रारूप दिया और उस प्रारूप को शानदार शक्ल देने का काम किसने किया? ये भीमराव अंबेडकर ने किया। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर, ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो भीमराव अंबेडकर ये बीच में बैठे हुए हैं, ये 3 लोग पीछे और ये इनके अगल बगल 4 लोग हैं। कुल मिला के प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो प्रारूप समिति में देखिएगा भीमराव अंबेडकर थे, एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, इनका नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी था। फिर मोहम्मद सादुल्ला थे, बीएल मित्तर पहले हुए थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो एन माधवराव आ गए, डीपी खेतान थे पहले, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्णमाचारी आ गए। यानी कुल मिला के ये 7 लोग थे। लेकिन इस तस्वीर में आपको 8 लोग दिख रहे हैं। 8 लोग कौन? ये किनारे आपको बीएन राव दिखाई दे रहे हैं। बीएन राव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सलाहकार थे, हर मोड़ पे खड़े रहते थे, हर मोड़ पे खड़े रहते थे। तो बात समझ में आ गई ना? उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आई होगी मेरी बात कि बीएन राव की अपनी अलग भूमिका थी और भीमराव अंबेडकर की अपनी अलग भूमिका थी। बीएन राव ने एक पत्थर का टुकड़ा दिया और उस पत्थर के टुकड़े को जितनी खूबसूरत तरीके से एक मूर्त आकार देना है, मूर्ति बनाना है, वो काम भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो किसी के कद को किसी के कद से तुलना करके आप छोटा बड़ा करने का जो प्रयास करते हैं, ये आप उनके साथ ही अन्याय करते हैं। इसका मतलब है कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। सबका अपना अपना अलग कद है और सबकी अपनी एक भूमिका है। जब टीम कहीं लड़ रही होती है तो नो डाउट बात कप्तान की होती है, लेकिन जो जीत होती है वो असल में टीम की होती है। हम आज 2-4 लोगों का नाम ले लेते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि फाइनली सिग्नेचर 284 लोगों ने किया था। उन 284 में से 2-4 को छोड़े बाकी लोगों का तो नाम भी हम नहीं जानते, आज के दिन चर्चे भी नहीं होते हैं। लेकिन उन लोगों का अगर चुनाव हुआ था, 299 फाइनली, 389 में से 299 फाइनली 200 सिग्नेचर किए, 284, उनमें कुछ तो योग्यता रही होगी ना। खैर, कोशिश किया जाएगा कभी इस पे भी एक वीडियो बन जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी बात सब सहमत हैं कि नहीं सहमत है, ये अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। ठीक है, तो उम्मीद इतना करता हूं कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे और अगर अच्छा लगा हो तो किसी दूसरे के पास शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।